दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपको लगता है कि महात्मा गांधी हमेशा से महात्मा थे? जन्म से ही वे अहिंसा के पैकर थे? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि बचपन में गांधी जी मांस खाते थे, सिगरेट पीने की कोशिश करते थे, अपने माता पिता से झूठ बोलते थे और यहां तक कि घर से पैसे भी चुराते थे। कोर्ट में खड़े होकर बोलने से इतना डरते थे कि पहले केस में ही भाग गए थे। फिर यही डरपोक, झूठ बोलने वाला, गलतियां करने वाला बच्चा कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा नेता? कैसे एक साधारण इंसान ने पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया? कैसे उन्होंने अकेले दम पर अहिंसा के जरिए आजादी दिलाई? आज मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी की सबसे ईमानदार कहानी, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। यह किताब सिर्फ गांधी जी की जीवनी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट गाइड है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है किताबों से सीखा चैनल पर। अगले 1 घंटे में आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। क्या आप जानते हैं, ये किताब दुनिया की सबसे ईमानदार आत्मकथा मानी जाती है। गांधी जी ने इसमें अपनी हर गलती, हर कमजोरी, हर शर्मनाक बात को बिना छुपाए लिखा है। वो कहते हैं कि मैंने अपने प्रयोगों की कहानी लिखी है, न कि अपनी महानता की। ये किताब उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि वो बहुत छोटे हैं बड़े काम करने के लिए, जो अपनी गलतियों से परेशान हैं, जो डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए। गांधी जी की कहानी आपको दिखाएगी कि असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अध्याय 1, बचपन और शुरुआती संघर्ष। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं 2 अक्टूबर 1869 के उस दिन में, जब पोरबंदर में एक साधारण से घर में मोहनदास का जन्म हुआ था। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये बच्चा बिल्कुल आम बच्चों की तरह था, डरपोक, शर्मीला और कमजोर। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वे अंधेरे से इतना डरते थे कि रात में अकेले कमरे में सोना तो दूर, दिन में भी अकेले रहने से घबराते थे। वे कहते हैं कि मैं भूत प्रेतों की कहानियों से इतना डरता था कि रात में बिस्तर पर सिर ढककर सोता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है उनकी पहली सीख। उनकी रामबाई काकी ने उन्हें बताया कि राम नाम जपने से डर भाग जाता है, और यहीं से शुरू हुई उनकी ईश्वर के साथ पहली मुलाकात। स्कूल में गांधी जी एक औसत छात्र थे। वे खुद कहते हैं कि पढ़ाई में वे कोई तेज नहीं थे। उन्हें गणित से डर लगता था और अंग्रेजी तो और भी मुश्किल लगती थी। लेकिन एक बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वे कभी धोखा नहीं करते थे। एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर आया और बच्चों से कुछ शब्दों की स्पेलिंग लिखने को कहा। मोहनदास को कैटल शब्द की स्पेलिंग नहीं आती थी। टीचर ने इशारे से बताने की कोशिश की कि बगल वाले बच्चे से देखकर लिख ले, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। वे गलत लिखना बेहतर समझते थे नकल करने से। दोस्तों, यहां पहली महत्वपूर्ण बात यह है, गांधी जी बचपन से ही सत्य को प्राथमिकता देते थे, भले ही उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। अब आते हैं उनके घर के माहौल पर। गांधी जी के पिता करमचंद जी पोरबंदर के दीवान थे, लेकिन उनकी मां पुतलीबाई का सबसे ज्यादा प्रभाव था उन पर। मां का धार्मिक स्वभाव, उनकी सादगी और सबसे बढ़कर उनका व्रत और उपवास का नियम, ये सब मोहनदास के व्यक्तित्व पर गहरा असर डालता गया। पुतलीबाई अक्सर व्रत रखती थीं। बारिश के दिनों में वे कहती कि सूरज के दर्शन के बिना खाना नहीं खाएंगी। छोटा मोहनदास बादलों के छटने का इंतजार करता रहता और जैसे ही सूरज दिखता दौड़कर मां को बुलाने जाता। लेकिन तब तक सूरज फिर छुप जाता और मां कहती कि भगवान की मर्जी नहीं है आज, और वे भूखी रह जाती। इन छोटी छोटी बातों ने गांधी जी को सिखाया कि त्याग क्या होता है, संकल्प क्या होता है। यही वजह है कि बाद में वे अनशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन दोस्तों, गांधी जी कोई संत के बच्चे नहीं थे, वे भी गलतियां करते थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर सिगरेट पीने की कोशिश की, माता पिता से पैसे चुराए, यहां तक कि एक बार मांस भी खाया था, क्योंकि दोस्त ने कहा था कि मांस खाने से अंग्रेजों की तरह ताकत आती है। लेकिन हर गलती के बाद उन्हें बुरा लगता था। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अपनी गलतियों को छुपाते नहीं थे, बल्कि उनसे सीखते थे।
13 साल की उम्र में हुई उनकी शादी की कहानी तो और भी दिलचस्प है। कस्तूरबा से उनकी शादी हुई, जो उनसे उम्र में बड़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में बहुत ईमानदारी से लिखा है कि शुरुआत में वे बहुत पॉजेसिव और जेलस पति थे। वे कस्तूरबा को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश करते, लेकिन खुद को उनका मालिक समझते थे। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, जिसे बाद में उन्होंने माना। पढ़ाई की बात करें तो गांधी जी हमेशा कहते थे, मैं कोई होशियार छात्र नहीं था। हाई स्कूल में पास होना भी मुश्किल लगता था, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अलग बनाती थी, मेहनत और ईमानदारी। वे देर तक पढ़ते, हर चीज को समझने की कोशिश करते, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाते थे। यही वजह है कि धीरे धीरे उनके नंबर बेहतर होने लगे। धर्म के मामले में भी वे बहुत कंफ्यूज थे। घर में वैष्णव परंपरा थी, लेकिन जैन धर्म का भी प्रभाव था। ईसाई मिशनरियों से मिलना होता था, मुस्लिम दोस्त भी थे। इससे उनके मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, डर और कमजोरियां हर इंसान में होती हैं। गांधी जी भी डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर से भागने की बजाय उससे लड़ना सीखा। दूसरी बात, गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और सुधारना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, परिवार और माहौल का प्रभाव बहुत गहरा होता है। गांधी जी की मां की सादगी और धार्मिकता ने उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्य के साथ जीना, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो तब आई जब मोहनदास को विवाह और युवावस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया था और कैसे वे अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हुए थे? अध्याय 2, विवाह और युवावस्था की चुनौतियां। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का सबसे ईमानदार और शर्मनाक हिस्सा वो है जहां वे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी के बाद मोहनदास एक ऐसे पति बने जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि शादी के बाद वे कस्तूरबा के साथ एक तानाशाह की तरह व्यवहार करते थे। वे उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। अगर कस्तूरबा कहीं जाना चाहती तो उन्हें लगता कि वे उनकी अनुमति लेकर जाएं। यहां तक कि वे कस्तूरबा को पढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन जब वे नहीं सीख पाती तो गुस्सा हो जाते। सबसे दुखदायी बात यह है कि गांधी जी अपनी पत्नी पर शक करते थे। बिना किसी कारण के वे सोचते कि कहीं कस्तूरबा कोई गलत काम तो नहीं कर रही। ये जेलसी इतनी बढ़ गई कि वे कस्तूरबा की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। आज के जमाने में इसे हम पॉसेसिव और टॉक्सिक बिहेवियर कहेंगे। लेकिन कस्तूरबा कोई कमजोर औरत नहीं थी। वे गांधी जी की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करती थी। जब गांधी जी उन्हें कुछ करने से रोकते तो वे कहती, तुम मेरे पति हो, मालिक नहीं। और कई बार वे गांधी जी की बात ना मानकर अपने मायके चली जाती। इन झगड़ों के बीच गांधी जी को एक बात समझ आई, शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं का मिलन है। धीरे धीरे वे समझने लगे कि पत्नी को कंट्रोल करने की बजाय उसका साथी बनना चाहिए। पढ़ाई के मामले में भी युवावस्था में गांधी जी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाई स्कूल में वे एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके परिवार की इच्छा थी कि वे आगे पढ़कर कुछ बड़ा बने। गांधी जी का सपना था कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उनके परिवार में जैन धर्म का प्रभाव था और वे मानते थे कि डॉक्टरी में जीव हिंसा होती है। इसी दुविधा में गांधी जी ने मैट्रिक पास किया। उनके नंबर अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजी में कमजोरी के कारण आगे की पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। फिर परिवार ने सोचा कि उन्हें कॉलेज भेजा जाए। गांधी जी भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहां उनकी हालत और भी खराब हो गई। कॉलेज में सभी लेक्चर्स अंग्रेजी में होते थे। गांधी जी को अंग्रेजी समझने में बहुत दिक्कत होती थी। वे कक्षा में बैठते, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मुश्किल लगता था। कई बार तो वे कक्षा छोड़कर भाग जाते थे। घर वापस आकर वे बहुत परेशान रहते। एक तरफ पत्नी के साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ पढ़ाई की मुश्किलें। गांधी जी को लगता था कि वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनके पिता करमचंद जी बीमार पड़े।
गांधी जी अपने पिता की सेवा करने लगे। रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करते, दवाई देते, मालिश करते, उनके साथ बातचीत करते। लेकिन यहां भी गांधी जी से एक बड़ी गलती हुई जिसका उन्हें जीवन भर पछतावा रहा। एक रात जब वे अपने पिता की सेवा कर रहे थे तो उनका मन कस्तूरबा के पास जाने का हुआ। वे अपने चाचा से कहकर कमरा छोड़कर चले गए। उसी रात उनके पिता का देहांत हो गया। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हुए कि अंतिम समय में वे अपने पिता के साथ नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर वे वहां होते तो शायद कुछ और कर पाते। ये गिल्ट उनके मन में हमेशा के लिए बैठ गया। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई। अब सवाल था कि आगे क्या करना है। गांधी जी की पढ़ाई भी अधूरी थी और घर चलाने की जिम्मेदारी भी थी। इसी समय एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे ने सुझाव दिया कि मोहनदास को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहिए। यह सुझाव सुनकर गांधी जी के मन में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन इंग्लैंड जाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो पैसे की समस्या थी। इंग्लैंड जाने और वहां रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। दूसरी समस्या धर्म की थी। गुजराती समाज में समुद्र पार जाना पाप माना जाता था। लोग कहते थे कि विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। गांधी जी की मां पुतलीबाई भी इस बात को लेकर चिंतित थी। वे डरती थीं कि कहीं इंग्लैंड जाकर उनका बेटा मांस मदिरा न खाने लगे। उन्होंने गांधी जी से वादा लिया कि वे मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और किसी औरत के साथ गलत रिश्ता नहीं रखेंगे। जब गांधी जी ने यह वादा कर दिया तो मां ने इंग्लैंड जाने की अनुमति दे दी। लेकिन अभी भी पैसे की समस्या थी। आखिरकार भाई लक्ष्मीदास ने गहने गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया। कस्तूरबा से अलग होना भी बहुत मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद अब उनमें प्रेम हो गया था। गांधी जी समझ गए थे कि पत्नी को कंट्रोल करने की बजाय प्रेम देना चाहिए और कस्तूरबा भी अब उनका साथ देती थीं। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे थे तो समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर मोहनदास इंग्लैंड गया तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे अध्याय से हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख ये मिलती है कि गांधी जी भी हमारे जैसे इनसिक्योर, पॉजेसिव और गलतियां करने वाले इंसान थे। लेकिन उनमें जो बात खास थी वो ये कि वे अपनी गलतियों को मानते थे और सुधारने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किए गए बुरे व्यवहार को छुपाया नहीं, बल्कि खुले तौर पर स्वीकार किया। यही ईमानदारी उन्हें महान बनाती है। आज भी युवा कपल्स के लिए ये एक सीख है कि शादी में इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी सीख ये है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। गांधी जी को भी पढ़ाई में दिक्कत हुई, पिता का साथ छूटा, पैसों की समस्या आई, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। अध्याय 3, इंग्लैंड यात्रा और कानूनी शिक्षा। दोस्तों, अब आती है गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, इंग्लैंड की यात्रा। 4 सितंबर 1888 को जब 19 साल का मोहनदास बंबई से एसएस सफारी जहाज में बैठकर इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ तो उसे पता नहीं था कि ये यात्रा उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। जहाज में बैठते ही गांधी जी की मुश्किलें शुरू हो गईं। वे अपनी मां को दिए गए वादे के कारण जहाज के डाइनिंग हॉल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां मांस परोसा जाता था। वे अपने केबिन में छुपकर सूखे मेवे और फल खाते रहे। 3 दिन में उनका वजन इतना घट गया कि वे कमजोर हो गए। जहाज में दूसरे यात्री उन्हें देखकर हंसते थे। कोई कहता, ये लड़का क्या करेगा इंग्लैंड जाकर। गांधी जी बहुत शर्मिंदा महसूस करते, लेकिन अपने वादे पर डटे रहे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सब्जियां और रोटी खाना शुरू किया जो जहाज में मिल जाती थी। लंदन पहुंचकर तो उनकी और भी बुरी हालत हो गई। अक्टूबर का महीना था और लंदन में सर्दी शुरू हो गई थी। गांधी जी ने कभी इतनी ठंड नहीं देखी थी। उनके पास गुजराती कपड़े थे जो बिल्कुल काम नहीं आ रहे थे। पहले दिन ही वे होटल में ठंड से कांपते रहे। खाने की समस्या तो और भी गंभीर थी। लंदन में वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल था। गांधी जी को भोजन की तलाश में पूरा दिन भटकना पड़ता। कई बार भूखे पेट ही सो जाना पड़ता। वे कहते हैं कि शुरुआत के 2 महीने तक वे सिर्फ रोटी और सब्जी पर गुजारा करते थे। भाषा की दिक्कत सबसे बड़ी थी। गुजराती में सोचने वाले गांधी जी को अंग्रेजी में बात करना बहुत मुश्किल लगता था। लोग उनकी इंग्लिश सुनकर हंसते थे। कई बार तो शॉपकीपर्स उन्हें समझ नहीं पाते थे कि वे क्या चाहते हैं। गांधी जी इससे इतना हताश हो जाते कि वे घंटों अकेले बैठकर रोते रहते। फिर उन्होंने एक काम किया जो उनकी जिंदगी बदल गया। उन्होंने तय किया कि वे एक सच्चे इंग्लिश जेंटलमैन बनेंगे। उन्होंने महंगे कपड़े खरीदे, सूट, टाई, जूते और यहाँ तक कि हैट भी। उन्होंने डांसिंग क्लासेस में एडमिशन लिया।
फ्रेंच सीखने की कोशिश की और वायलिन बजाना भी सीखने लगे। लेकिन ये सब कुछ दिनों बाद ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें लगा कि वे अपनी असली पहचान खो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सब चीज़ों में बहुत पैसा खर्च हो रहा था जो उनके पास पर्याप्त नहीं था। इसी समय गांधी जी को एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां उन्हें न सिर्फ अच्छा खाना मिला बल्कि वेजिटेरियनिज्म पर किताबें भी मिली। उन्होंने हेनरी सॉल्ट की अ प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म पढ़ी और समझा कि वेजिटेरियन होना सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है बल्कि साइंटिफिक और मॉरल कारण भी है। इससे गांधी जी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। अब वे अपनी वेजिटेरियनिज्म को लेकर शर्मिंदा नहीं थे बल्कि गर्व महसूस करते थे। उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की मेंबरशिप ली और वहां लेक्चर्स भी देने लगे। यहीं उनकी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत हुई। लॉ की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने इनर टेम्पल में एडमिशन लिया। यहाँ ब्रिटिश लीगल सिस्टम को समझना था। रोमन लॉ, कॉमन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सब कुछ नया था। शुरुआत में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक मेथड डेवलप किया। वे हर रोज सुबह जल्दी उठते, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स की समरी बनाते, फिर डिटेल्ड रीडिंग करते, रात को सोने से पहले रिवीजन करते। इस तरीके से धीरे धीरे उनकी समझ बेहतर होने लगी। गांधी जी बताते हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सीखी कि पंक्चुअलिटी कितनी जरूरी है। ब्रिटिश सोसाइटी में समय का बहुत महत्व था। अगर कोई मीटिंग 2 बजे की है तो ठीक 2 बजे ही होनी चाहिए, 2:05 पर नहीं। ये डिसिप्लिन उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। लंदन में रहकर गांधी जी ने विभिन्न रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ा। उन्होंने बाइबल पढ़ी, कुरान के कुछ हिस्से पढ़े और बुद्धिज्म के बारे में भी जाना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर भगवद गीता का पड़ा, जो उन्होंने पहली बार इंग्लैंड में ही इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ी। गीता पढ़कर गांधी जी को अपने हिंदू धर्म पर गर्व हुआ। उन्हें समझ आया कि अपनी संस्कृति कितनी गहरी और मीनिंगफुल है। वे कहते हैं कि गीता के 2nd चैप्टर ने उनकी पूरी फिलॉसफी को शेप किया। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने विभिन्न सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। वे वेजिटेरियन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी बने। उन्होंने पहली बार कमेटी मीटिंग्स अटेंड की, मिनट्स बनाना सीखा और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप की। ये सब बाद में भारत में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान बहुत काम आया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी गांधी जी ने यहीं सीखी। घर से आने वाला पैसा लिमिटेड था, इसलिए उन्हें हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। वे डेली एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते, मंथली बजट बनाते। ये हैबिट उनके पूरे जीवन में बनी रही। 3 साल की पढ़ाई के दौरान गांधी जी ने कई बार होम सिकनेस भी महसूस किया, खासकर कस्तूरबा और घर की याद बहुत आती। वे लेटर्स लिखते, लेकिन जवाब आने में महीनों लग जाते। कई बार वे इतना अकेलापन महसूस करते कि वापस भारत जाने का मन करता। लेकिन वे अपने गोल पर फोकस्ड रहे। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर भारत जाकर सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो ये पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जून 1891 में गांधी जी ने अपना बार एग्जामिनेशन पास किया और बैरिस्टर बन गए। अब वे ऑफिशियली बैरिस्टर एट लॉ थे, लेकिन अभी तक वे कोर्ट में कोई केस नहीं लड़े थे, इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। इंग्लैंड छोड़ने से एक दिन पहले गांधी जी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक नया इंसान बनकर भारत जा रहा हूं। यहां मैंने सिर्फ लॉ नहीं सीखी बल्कि जिंदगी जीना सीखा है। इस चैप्टर से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। गांधी जी अगर डर की वजह से इंग्लैंड ना जाते तो शायद वे कभी महात्मा नहीं बन पाते। दूसरी सीख ये है कि मुश्किलों में अपनी प्रिंसिपल्स पर डटे रहना चाहिए। गांधी जी ने अपनी मां को दिया गया वादा निभाया, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी। तीसरी बात यह है कि अलग अलग कल्चर्स और फिलॉसफीज को समझना व्यक्तित्व को विकसित करता है। गांधी जी ने वेस्टर्न एजुकेशन और ईस्टर्न वैल्यूज को मिलाकर एक यूनिक अप्रोच डेवलप की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट की एटीट्यूड जिंदगी भर काम आती है। गांधी जी ने इंग्लैंड में जो डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स सीखा, वे बाद में उनकी सारी अचीवमेंट्स की फाउंडेशन बना। अध्याय 4, दक्षिण अफ्रीका, पहला झटका। दोस्तों, इंग्लैंड से वापस आकर गांधी जी को लगा था कि अब वे एक सफल वकील बनकर अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। भारत में आकर उन्हें पता चला कि कानून की डिग्री होना और सफल अभ्यास करना 2 अलग बातें हैं। बंबई में उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया, लेकिन पहला ही मामला उनके लिए आपदा साबित हुआ। अदालत में खड़े होकर बोलने में उन्हें इतनी घबराहट हुई कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए। न्यायाधीश के सामने उनकी आवाज ही नहीं निकली। शर्मिंदगी से उन्होंने मामला छोड़ दिया और मुवक्किल के पैसे वापस कर दिए।
ये घटना गांधी जी के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी था। उन्हें लगा कि शायद वे वकील बनने के लिए योग्य नहीं हैं। कई महीने तक वे छोटे मोटे मामले करते रहे, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। घर में आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगीं। इसी समय 1893 में उन्हें एक प्रस्ताव मिला जो उनकी जिंदगी का फिर से मोड़ बना। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक भारतीय फर्म का साउथ अफ्रीका में कानूनी मामला था। उन्हें एक बैरिस्टर की जरूरत थी जो प्रिटोरिया जाकर मामला संभाल सके। गांधी जी के लिए यह एक अवसर था, अच्छी तनख्वाह और विदेश जाने का मौका। लेकिन साउथ अफ्रीका जाने का मतलब था फिर से कस्तूरबा से अलग होना। इस बार यह और भी मुश्किल था क्योंकि अब उनका पहला बेटा हरिलाल भी था। कस्तूरबा नहीं चाहती थी कि गांधी जी जाएं, लेकिन आर्थिक हालत को देखते हुए उन्हें जाना पड़ा। 24 अप्रैल 1893 को गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वे सोच रहे थे कि यह सिर्फ 1 साल का विषय है, मामला हल करके वापस आ जाएंगे। लेकिन ये यात्रा उन्हें 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रोकने वाली थी। डरबन पहुंचने पर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा। अब्दुल्ला सेठ ने अच्छा स्वागत किया, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। लेकिन जल्द ही गांधी जी को साउथ अफ्रीका की असली हकीकत का पता चलने वाला था। पहली छोटी सी घटना तब हुई जब अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को अदालत ले गए। गांधी जी ने अपनी पगड़ी पहनी हुई थी। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत में टोपी उतारना जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि यह टोपी नहीं, पगड़ी है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन न्यायाधीश नहीं माना और गांधी जी को अदालत छोड़ना पड़ा। यह घटना अखबारों में छपी और गांधी जी को पहली बार पता चला कि साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता है। लेकिन असली झटका अभी आना बाकी था। प्रिटोरिया जाने के लिए गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। उनके पास पैसे थे और कानूनी अधिकार भी था। लेकिन पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे यात्री ने शिकायत की कि डिब्बे में कोई रंगीन व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। गार्ड आया और गांधी जी से 3rd क्लास में जाने को कहा। गांधी जी ने अपना वैध फर्स्ट क्लास टिकट दिखाया, लेकिन गार्ड नहीं माना। उसने कहा, नियम तो यह है कि रंगीन व्यक्ति फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता, चाहे उसके पास टिकट हो या ना हो। गांधी जी ने इनकार कर दिया तो उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से उतार दिया गया। रात का समय था, ठंड बहुत थी और गांधी जी को प्रतीक्षालय में अकेले बैठना पड़ा। उनका कोट भी सामान के साथ जब्त हो गया था। पूरी रात वे ठंड से कांपते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा ठेस उन्हें इस बात की लगी कि सिर्फ त्वचा के रंग की वजह से उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ। ये रात गांधी जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। उस रात प्रतीक्षालय में बैठकर उन्होंने तय किया कि वे इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। वे कहते हैं, उस रात मैंने फैसला किया कि मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन जब वे आगे की यात्रा कर रहे थे तो और भी अपमानजनक घटनाएं हुईं। चार्ल्सटन में उन्हें गाड़ी में अंदर बैठने नहीं दिया गया। चालक के बगल में बाहर बैठना पड़ा। जब एक गोरा यात्री आया और उसे गांधी जी की जगह चाहिए थी तो परिचालक ने गांधी जी से कहा कि वे पायदान पर खड़े हो जाएं। गांधी जी ने इनकार कर दिया तो परिचालक ने उन्हें मारने की कोशिश की। गांधी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। बाकी यात्रियों ने परिचालक को रोका और मामला हल हुआ, लेकिन गांधी जी के मन पर गहरा असर पड़ा। प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी जी ने स्थानीय भारतीयों से मिलना शुरू किया। उन्हें पता चला कि ये सब दैनिक दिनचर्या है। भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं है, वे कहीं भी संपत्ति नहीं खरीद सकते, उन पर 3 पाउंड का वार्षिक कर लगता है, उनकी शादियों को कानूनी मान्यता नहीं है और अदालत में उनकी गवाही को पूरी वैधता नहीं दी जाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सब कानून ऑफिशियली बने हुए थे। ये कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, बल्कि कानूनी भेदभाव था। सरकार ऑफिशियली भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती थी। गांधी जी को यह भी पता चला कि भारतीयों में भी बंटवारा था। तमिल, तेलुगु, गुजराती, उत्तर भारतीय सभी अपने अपने समूहों में बटे हुए थे। कोई एकता नहीं थी। यही वजह थी कि वे संगठित विरोध नहीं कर पा रहे थे। प्रिटोरिया में रहते हुए गांधी जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने सभी भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पहली बार सभी भारतीय एक मंच पर आए। उन्होंने उनसे कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बटे हुए हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई भी सरकार हमें दबा नहीं सकती। ये गांधी जी का पहला राजनीतिक भाषण था। इस बैठक का अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों को लगा कि ये शिक्षित युवा वकील कुछ कर सकता है। धीरे धीरे गांधी जी के आसपास एक समूह बनने लगा।
लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें अपना कानूनी मामला संभालना था। ये मामला बहुत जटिल था और दोनों पक्ष, दादा अब्दुल्ला और तैयब शीत, बहुत ही जिद्दी थे। मामला अदालत में जाता तो साल लगता और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता। गांधी जी ने एक नवाचार भरा दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने मध्यस्थता का सुझाव दिया। दोनों पक्षों को समझाया कि अदालत में लड़ने से अच्छा है कि वे आपस में समझौता कर लें। यह दृष्टिकोण सफल रहा और मामला हल हो गया। यहीं गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किया कि जीत जीत का समाधान हमेशा जीत हार के समाधान से बेहतर होता है। यह दर्शन बाद में उनकी सारी बातचीत में काम आया। मामला हल होने के बाद गांधी जी वापस भारत जाने वाले थे, तभी उन्हें खबर मिली जिसने उनकी योजनाएं बदल दी। नटाल सरकार एक नया बिल लाने वाली थी जिसके तहत भारतीयों से मतदान का अधिकार भी छीना जाने वाला था। इस खबर सुनकर भारतीय समुदाय में घबराहट फैल गई। उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वे भारत न जाएं और इस लड़ाई का नेतृत्व करें। गांधी जी के सामने एक कठिन विकल्प था, आरामदायक जिंदगी के लिए भारत वापस जाना या अनिश्चित भविष्य के लिए साउथ अफ्रीका में रुकना। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रुकने का फैसला किया। यह निर्णय उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। अब वे सिर्फ वकील नहीं थे, बल्कि नागरिक अधिकार नेता बनने जा रहे थे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब आप पर अन्याय होता है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो स्वीकार कर लें या फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। गांधी जी ने लड़ना चुना। दूसरी सीख यह है कि व्यक्तिगत अपमान को सामाजिक उद्देश्य में बदलना नेतृत्व की निशानी है। गांधी जी अपनी व्यक्तिगत समस्या को पूरे समुदाय की समस्या बनाकर उसका समाधान ढूंढने लगे। तीसरी बात यह है कि एकता में शक्ति होती है। जब तक भारतीय बटे हुए थे, वे असहाय थे। गांधी जी ने उन्हें एकजुट किया तो वे शक्तिशाली बन गए। अध्याय 5, सत्याग्रह का विकास। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में रहकर गांधी जी जब अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला कर चुके थे, तो अब सवाल यह था कि लड़ा कैसे जाए। पारंपरिक तरीके, याचिका, बैठक, बातचीत, सब कोशिश हो चुके थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। यहीं पर गांधी जी के मन में एक क्रांतिकारी विचार आया जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। पहले गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया। यह साउथ अफ्रीका की पहली संगठित भारतीय राजनीतिक संस्था था। लेकिन सिर्फ संगठन बना देना काफी नहीं था। जरूरत थी एक ऐसी रणनीति की जो नैतिक रूप से मजबूत हो और व्यावहारिक रूप से प्रभावी भी हो। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एक नया कानून प्रस्तावित किया जो भारतीयों के लिए बहुत ही अपमानजनक था। इसे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट या ब्लैक एक्ट कहा जाता था। इस कानून के अनुसार हर भारतीय को पंजीकरण करवाना पड़ता, अंगुलियों के निशान देने पड़ते और एक प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखना पड़ता। बिना प्रमाण पत्र के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून इतना भेदभावपूर्ण था कि भारतीयों में बहुत गुस्सा फैल गया। सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक बड़ी सभा हुई। हजारों भारतीयों ने हिस्सा लिया। सबका गुस्सा चरम पर था और लोग हिंसक प्रतिरोध की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे हिंसा को समाधान नहीं मानते थे। उन्होंने भगवद गीता से प्रेरणा लेते हुए एक नया तरीका सोचा। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, हम इस कानून का विरोध करेंगे, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं। गांधी जी ने सुझाव दिया कि वे सब लोग इस कानून को मानने से इनकार कर देंगे, पंजीकरण नहीं करवाएंगे, प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, जो परिणाम होंगे उन्हें स्वीकार करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, जुर्माना भरना पड़े या कोई भी सजा मिले। यह विचार क्रांतिकारी था क्योंकि यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, यह सक्रिय असहयोग था। लोगों को सक्रिय रूप से कानून तोड़ना था, लेकिन पूरी तरह अहिंसक तरीके में। शुरुआत में बहुत से लोग संदेहास्पद थे। उन्हें लगता था कि बिना हिंसा के कैसे सरकार को दबाव डाला जा सकता है। लेकिन गांधी जी ने उन्हें समझाया कि नैतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। गांधी जी ने इस पद्धति को एक नाम दिया, सत्याग्रह। यह शब्द उन्होंने खुद बनाया था। सत्य मतलब सच और आग्रह मतलब मजबूत पकड़, यानी सत्य को मजबूती से पकड़ना और उसके लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार रहना। सत्याग्रह की पहली परीक्षा तब हुई जब पंजीकरण का समय आया। सरकार ने समय सीमा रखी थी कि सभी भारतीयों को जुलाई 1907 तक पंजीकरण करवाना होगा। गांधी जी और उनके समर्थकों ने पंजीकरण करवाने से इनकार कर दिया। सरकार ने चेतावनियां दी, धमकियां दी, लेकिन सत्याग्रही अपने स्थान पर दृढ़ रहे। जुलाई का महीना बीत गया, अगस्त आया, लेकिन अधिकांश भारतीयों ने पंजीकरण नहीं करवाया।
अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे अदालत में पेश हुए तो न्यायाधीश ने पूछा, तुम अपना पंजीकरण करवा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गांधी जी ने कहा, मैं इस अन्यायपूर्ण कानून को नहीं मान सकता। आप मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। न्यायाधीश ने उन्हें 2 महीने की जेल दी। जेल में गांधी जी के साथ कई अन्य भारतीय भी थे। सभी आम अपराधियों की तरह व्यवहार किए जा रहे थे। कड़ी मेहनत करनी पड़ती, बुरा खाना मिलता, कम कपड़े दिए जाते, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर संतुष्टि थी कि वे अपने सिद्धांतों के लिए कष्ट उठा रहे हैं। जेल की यह अनुभव गांधी जी के लिए जीवन परिवर्तक था। उन्होंने यहां सादा जीवन और उच्च विचारों को व्यावहारिक रूप से अनुभव किया। शारीरिक श्रम करते हुए उन्हें लगा कि शारीरिक काम में भी ये गरिमा है। 2 महीने बाद जब गांधी जी जेल से निकले तो स्थिति बहुत दिलचस्प थी। सरकार दबाव में थी क्योंकि जितने लोगों को जेल भेजा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल हो रहे थे। जनरल स्मर्ट्स, जो उस समय कॉलोनियल सेक्रेटरी था, उसने गांधी जी से गुप्त बातचीत शुरू की। उसे लगा कि किसी तरह समझौता करना चाहिए। गांधी जी भी समझ गए कि ये एक अवसर है। बातचीत में गांधी जी ने एक शर्त रखी, अगर सरकार ब्लैक एक्ट को वापस ले लेती है तो वे स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा दे सकते हैं। यानी जिन लोगों को जरूरी लगे वे पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होगा। यह सौदा स्वीकार लगा और जनवरी 1908 में एक समझौता हुआ। सरकार ने कहा कि अगर भारतीय स्वैच्छिक पंजीकरण करवा लेते हैं तो ब्लैक एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या आ गई। जब गांधी जी ने भारतीय समुदाय को बताया कि वे स्वैच्छिक पंजीकरण करवाने जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को लगा कि वे सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मीर आलम नाम के एक पठान ने तो गांधी जी पर हमला भी कर दिया। उसने कहा, तुमने हमें समझौते के नाम पर बेच दिया है। गांधी जी बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उन्होंने मीर आलम को क्षमा कर दिया। यह घटना गांधी जी के दर्शन को और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने साबित किया कि सत्याग्रही को अपने विरोधी के साथ साथ अपने समर्थकों से भी गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। जब गांधी जी स्वस्थ होने के बाद पंजीकरण कार्यालय गए तो उन्होंने अपने अंगुलियों के निशान दिए और प्रमाण पत्र लिया। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह हार नहीं है बल्कि रणनीतिक कदम है। लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं रखा। ब्लैक एक्ट रद्द नहीं हुआ। यहां गांधी जी को एहसास हुआ कि सत्याग्रह में कभी-कभी प्रतीकात्मक कार्यवाहियों की भी जरूरत होती है। अगस्त 1908 में गांधी जी ने एक नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सार्वजनिक रूप से जला दिया। जोहान्सबर्ग की हमीदिया मस्जिद के सामने बड़ी सभा में सैकड़ों प्रमाण पत्र जलाए गए। यह कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली था क्योंकि यह स्पष्ट रूप से संदेश दे रहा था कि सत्याग्रही समझौते के नाम पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। प्रमाण पत्र जलाने के बाद संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब सरकार और भी कठोर हो गई। सामूहिक गिरफ्तारियां हुई, व्यापारिक संपत्तियां जब्त की गईं, परिवारों को निर्वासित किया गया। लेकिन इन सब दबावों के बावजूद सत्याग्रह आंदोलन और मजबूत होता गया। महिलाएं भी शामिल होने लगीं। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी गिरफ्तार हुई। ये पहली बार था जब महिलाओं ने सामूहिक नागरिक अवज्ञा में हिस्सा लिया। सत्याग्रह के इस विकास चरण में गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। पहला, सत्याग्रही को अपने उद्देश्य में पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप सफल सत्याग्रह नहीं कर सकते। दूसरा, सत्याग्रही को अपने विरोधी को शत्रु नहीं मानना चाहिए। हमारा विरोध सिस्टम से है, व्यक्ति से नहीं। तीसरा, सत्याग्रह में त्याग जरूरी है। अगर आप त्याग करने को तैयार नहीं हैं तो आप नैतिक अधिकार नहीं बना सकते। चौथा, सत्याग्रह में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो स्थायी होते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विरोधी को भी सम्मान देना चाहिए। गांधी जी ने कभी भी जनरल स्मर्ट्स को व्यक्तिगत शत्रु नहीं माना। इसीलिए जब समझौता हुआ तो वो टिकाऊ साबित हुआ। 1913 में सत्याग्रह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। इस बार मुद्दा सिर्फ ब्लैक एक्ट नहीं था, बल्कि 3 मुख्य समस्याएं थीं। भारतीय विवाह की गैरमान्यता, 3 पाउंड का वार्षिक कर और भारत से साउथ अफ्रीका में प्रवेश पर रोक। गांधी जी ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया। न्यू कैसल की कोयला खानों में हजारों भारतीय मजदूर काम बंद करके बाहर निकल आए। यह पहली बार था जब सत्याग्रह में आर्थिक दबाव का इस्तेमाल हुआ। नवंबर 1913 में गांधी जी ने महान मार्च की शुरुआत की। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की सीमा तक पैदल यात्रा शुरू की। उनके साथ हजारों स्त्री पुरुष थे।
कोयला खान मजदूर, दुकानदार, गृहिणी, बच्चे, ये एक असाधारण दृश्य था। इस मार्च की खबर पूरे साउथ अफ्रीका में फैली। जब सरकार ने इन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो जेलें भर गईं। पुलिस परेशान हो गई क्योंकि इतने लोगों को संभालना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाया। ब्रिटिश संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अंततः जनवरी 1914 में गांधी स्मर्ट्स अग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में तीनों मुख्य मांगें मान ली गईं। भारतीय विवाह को मान्यता मिली, 3 पाउंड का टैक्स हटा दिया गया और भारत से साउथ अफ्रीका आने पर कुछ छूट दी गई। यह साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह आंदोलन की महान विजय थी। गांधी जी ने साबित कर दिया था कि अहिंसक प्रतिरोध से भी बड़े से बड़े अन्याय को हराया जा सकता है। जुलाई 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत वापस आए। उनके साथ 21 साल का अमूल्य अनुभव था। वे एक साधारण वकील के रूप में गए थे, लेकिन एक महान नेता बनकर वापस लौटे। साउथ अफ्रीका में विकसित सत्याग्रह की पद्धति आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बनी। चंपारण से लेकर दांडी मार्च तक गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए, उनकी जड़ें साउथ अफ्रीका के अनुभव में थीं। ये साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह आंदोलन आगे चलकर पूरी दुनिया में सिविल राइट्स आंदोलनों में इस्तेमाल हुआ। मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक सभी ने गांधी जी के तरीकों से प्रेरणा ली। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि जब पारंपरिक तरीके असफल हो जाएं तो नवाचार की जरूरत होती है। गांधी जी ने बिल्कुल नया दृष्टिकोण विकसित किया। दूसरी सीख ये है कि नैतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। सत्याग्रह ने साबित किया कि सत्य और अहिंसा के साथ असंभव भी संभव हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन की सफलता सिर्फ नेता पर निर्भर नहीं होती। जब आम लोग अपने सिद्धांतों के लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन आता है। चौथी सीख यह है कि धैर्य और दृढ़ता सफलता की चाबी है। सत्याग्रह में तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन जो परिणाम मिलते हैं वो स्थायी होते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विरोधी को भी सम्मान देना चाहिए। गांधी जी ने कभी भी जनरल स्मर्ट्स को व्यक्तिगत शत्रु नहीं माना। इसीलिए जब समझौता हुआ तो वो टिकाऊ साबित हुआ। अध्याय 6 व्यक्तिगत प्रयोग, आहार और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, सत्याग्रह का विकास करते समय गांधी जी एक बात समझ गए थे कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रयोग शुरू किए जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर महात्मा बनने की राह पकड़ी। भोजन के मामले में गांधी जी का सफर बहुत दिलचस्प है। बचपन में वे मांस खाने की कोशिश कर चुके थे, इंग्लैंड में जाकर शाकाहारी बने और अब दक्षिण अफ्रीका में वे भोजन को एक आध्यात्मिक प्रयोग बना रहे थे। शुरुआत हुई तब जब गांधी जी ने देखा कि भोजन का सीधा संबंध मन की शुद्धता से है। वे कहते थे, जैसा खाओगे वैसा दिमाग बनेगा। इसीलिए उन्होंने अपने भोजन को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए। पहले उन्होंने दूध छोड़ा। इसकी वजह यह थी कि उन्हें पता चला कि दूध निकालने के लिए गायों और भैंसों के साथ क्रूरता होती है। जब उनकी पत्नी कस्तूरबा बीमार पड़ी और डॉक्टर ने दूध पीने की सलाह दी तो गांधी जी ने इनकार कर दिया। यहां तक कि जब कस्तूरबा की जान को खतरा था तब भी वे अपने सिद्धांत पर डटे रहे। फिर उन्होंने नमक छोड़ा। महीनों तक बिना नमक का खाना खाया। उनका मानना था कि नमक एक लालसा है, जरूरत नहीं। जब परिवार वाले परेशान हुए और स्वास्थ्य बिगड़ा, तब जाकर वे थोड़ा नमक लेने लगे। मिर्च मसाले भी उन्होंने बंद कर दिए। उनका कहना था कि स्वाद के लिए खाना गलत बात है। खाना सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। वे कच्चे फल, उबली सब्जियां और सूखे मेवे खाते थे। एक समय तो उन्होंने सिर्फ फलों पर ही जीने का प्रयोग किया। कई महीने तक केवल संतरे, सेब, केले और खजूर खाकर गुजारा। परिवार वाले बहुत परेशान थे, लेकिन गांधी जी अपने प्रयोग में लगे रहे। सबसे कठिन प्रयोग था उपवास का। शुरू में धार्मिक कारणों से उपवास करते थे, लेकिन बाद में इसे आत्मशुद्धि का माध्यम बनाया। कभी 1 दिन, कभी 3 दिन, कभी 1 हफ्ते तक का उपवास रखते। उपवास के दौरान वे केवल पानी पीते थे, कभी कभी नींबू पानी भी लेते, लेकिन कोई ठोस चीज नहीं खाते।
इससे उन्हें लगता था कि मन की गंदगी साफ हो रही है और आत्मा को शांति मिल रही है। लेकिन भोजन से भी बड़ा प्रयोग था ब्रह्मचर्य का। ये गांधी जी के जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण फैसला था। 37 साल की उम्र में 4 बच्चों के पिता होने के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली। इस फैसले के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था आध्यात्मिक उन्नति। गांधी जी मानते थे कि यौन इच्छाओं पर नियंत्रण से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। दूसरा कारण था अपने पिता की मृत्यु के समय की घटना, जब वे कामुकता के वश में थे और पिता का अंतिम समय नहीं दे सके। तीसरा कारण था कि वे अपनी पूरी ऊर्जा समाज सेवा में लगाना चाहते थे। उनका मानना था कि पारिवारिक मोह और काम वासना व्यक्ति को बड़े काम करने से रोकते हैं। यह फैसला करना आसान था, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था। गांधी जी अपनी आत्मकथा में बहुत ईमानदारी से लिखते हैं कि शुरू के कई साल बहुत कष्टकारी थे। मन में तरह तरह के विचार आते, सपने आते और कई बार लगता कि वे अपनी शपथ तोड़ देंगे। इस संघर्ष से निपटने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। पहला था ठंडे पानी से नहाना। जब भी मन में गलत विचार आते, वे तुरंत ठंडे पानी से नहाने चले जाते। दूसरा तरीका था मन को हमेशा व्यस्त रखना। वे खुद को इतने काम में डुबो देते कि गलत विचारों के लिए समय ही नहीं बचता। तीसरा तरीका था सादा भोजन। उनका मानना था कि तीखा, मसालेदार और भारी भोजन काम वासना बढ़ाता है, इसलिए वे बहुत सादा और हल्का खाना खाने लगे। चौथा तरीका था आध्यात्मिक अध्ययन। वे गीता, रामायण, बाइबल और कुरान पढ़ते रहते। धार्मिक पुस्तकों से मन को शुद्ध विचारों की तरफ मोड़ते रहते। कस्तूरबा के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते को बदल दिया। अब वे पति पत्नी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साझीदार थे। कस्तूरबा को शुरू में यह बदलाव अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वे भी इसे स्वीकार कर गईं। ब्रह्मचर्य के साथ साथ गांधी जी ने एक और प्रयोग शुरू किया, मौन। वे हफ्ते में एक दिन पूरा मौन रखते। उस दिन कोई बात नहीं करते, केवल लिखकर काम चलाते। मौन का यह अभ्यास उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि बोलना बंद करने से मन की शांति बढ़ती है और विचार साफ होते हैं। बाद में ये मौन उनकी रोजाना की आदत बन गया। इन सब प्रयोगों के साथ साथ गांधी जी ने अपनी दिनचर्या भी बदली। सुबह 4 बजे उठते, प्रार्थना करते, योग करते, फिर काम में लग जाते। रात को जल्दी सो जाते। वे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। दिन में कई मील पैदल चलते। उनका कहना था कि पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। कपड़ों के मामले में भी उन्होंने बदलाव किया। महंगे सूट बूट छोड़कर सादे व सफेद कपड़े पहनने लगे। बाद में तो वे खादी के अलावा कुछ और पहनते ही नहीं थे। ये सभी प्रयोग करते समय गांधी जी का एक ही उद्देश्य था, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पाना। वे मानते थे कि जब तक व्यक्ति अपनी भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ पर काबू नहीं पाता, तब तक वे दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। इन प्रयोगों का असर भी दिखा। गांधी जी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी। उनके अंदर एक अलग तेज आया। लोग उन्हें देखकर ही प्रभावित हो जाते थे। उनकी बातों में एक अलग ताकत थी। लेकिन यह सब करना आसान नहीं था। कई बार असफल भी हुए। कभी उपवास तोड़ना पड़ा, कभी मन में गलत विचार आए, कभी क्रोध आ गया। लेकिन वे हार नहीं मानते थे। गिरते, संभलते और फिर कोशिश करते रहते। इस अध्याय से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है या मालिक, ये उसके अपने हाथ में है। गांधी जी ने साबित किया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकता है। दूसरी सीख यह है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते। तीसरी बात यह है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में रख सकता है, वे कोई भी असंभव काम कर सकता है। अध्याय 7, भारत वापसी और राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, 1915 में जब गांधी जी 21 साल बाद भारत वापस आए, तो वे एक बदला हुआ इंसान थे। अब वे वही डरपोक मोहनदास नहीं थे,
जो कभी कोर्ट में बोलने से घबराते थे, अब वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी थी। लेकिन भारत आकर उन्होंने पहले 1 साल तक सिर्फ देश को समझने में लगाया। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि भारत आकर तुरंत राजनीति में न कूदें, पहले देश की स्थिति को समझें, लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं जानें। गांधी जी ने यह सलाह मानी और पूरे भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि भारत की असली समस्या गांवों में है। शहरों में तो लोग अंग्रेजी शासन के बारे में बात करते रहते थे, लेकिन गांवों में किसानों की हालत बहुत खराब थी। जमींदार और अंग्रेज अफसर मिलकर उनका शोषण कर रहे थे। गांधी जी को यह भी समझ आया कि भारत में आजादी की लड़ाई अब तक केवल पढ़े लिखे लोग लड़ रहे थे, आम जनता इससे जुड़ी नहीं थी। अगर सच में आजादी पानी है तो करोड़ों किसानों और मजदूरों को इस लड़ाई में शामिल करना होगा। पहला मौका मिला 1917 में चंपारण में। बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती जबरदस्ती थोपी जा रही थी। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाएं, फिर वो नील बहुत कम दाम पर खरीद लेते थे। राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने गांधी जी से आग्रह किया कि वे चंपारण आकर किसानों की मदद करें। गांधी जी पहले तैयार नहीं हुए क्योंकि वे अभी भी भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने हार नहीं मानी और बार बार आग्रह करते रहे। आखिरकार गांधी जी चंपारण गए। वहां की स्थिति देखकर वे हैरान रह गए। किसान इतने डरे हुए थे कि वे अपनी समस्याएं तक बताने से घबराते थे। अंग्रेज अफसरों का इतना डर था कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। गांधी जी ने धैर्य से काम लिया। वे गांव-गांव घूमे, किसानों से मिले, उनकी बात सुनी। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। जब उन्होंने देखा कि यह शांत और सज्जन व्यक्ति है, तो वे खुलकर अपनी समस्याएं बताने लगे। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाती, वे यहीं रहेंगे। पहली बार भारत में किसी ने अंग्रेज सरकार के आदेश को खुले तौर पर मानने से इनकार किया था। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, लेकिन हजारों किसान कोर्ट के सामने इकट्ठे हो गए। ये देखकर अंग्रेज अफसर घबरा गए। उन्होंने गांधी जी को बिना शर्त रिहा कर दिया। चंपारण में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत की धरती पर किया। यहां उन्होंने सिर्फ राजनीतिक काम नहीं किया, बल्कि सामाजिक सुधार का काम भी शुरू किया। स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, सफाई का अभियान चलाया। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का नाम पूरे देश में फैल गया। अब लोग समझ गए कि कोई नया नेता आया है जो अंग्रेजों से डरता नहीं है। दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ 1918 में अहमदाबाद में। यहां कपड़ा मिल के मजदूर हड़ताल पर थे। मिल मालिक मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और उनकी हड़ताल को सफल बनाया। अहमदाबाद में गांधी जी ने एक नया तरीका अपनाया, अनशन। जब मजदूरों का मनोबल गिरने लगा तो उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, वे खाना नहीं खाएंगे। यह देखकर मिल मालिकों को झुकना पड़ा। इसी साल खेड़ा में किसानों की समस्या आई। बाढ़ और सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार फिर भी लगान वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि वे लगान देने से इनकार कर दें। यह भी एक तरह का सत्याग्रह था। किसानों ने एक साथ लगान देने से मना कर दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उस साल का लगान माफ करना पड़ा। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की सफलता से गांधी जी को समझ आ गया कि भारत में सत्याग्रह बहुत प्रभावी तरीका है। अब वे बड़े आंदोलन की तैयारी करने लगे। 1919 में रोलेट एक्ट आया। यह कानून बहुत ही काला कानून था। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। यह कानून भारतीयों की आजादी पर सीधा हमला था। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल होगी। लोग काम नहीं करेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। 6 अप्रैल का दिन पूरे देश में मनाया गया। ये पहला मौका था जब पूरे भारत में एक साथ विरोध हुआ था। दिल्ली से कलकत्ता तक, बंबई से मद्रास तक हर जगह लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ जगह हिंसा भी हुई। पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो गई। अमृतसर में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। सैकड़ों लोग मारे गए।
जलियांवाला बाग की घटना से गांधी जी को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है। लोग अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि ये उनकी हिमालयी भूल थी। उन्होंने समझा कि बड़े आंदोलन से पहले लोगों को अहिंसा का प्रशिक्षण देना जरूरी है। इसी दौरान गांधी जी ने एक और महत्वपूर्ण काम शुरू किया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हराया था। मुसलमान इससे बहुत नाराज थे। गांधी जी ने मुसलमानों का साथ दिया। ये फैसला बहुत साहसिक था। कई हिंदू नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोग साथ आना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के जरिए गांधी जी मुसलमानों के बहुत करीब आए। अली बंधुओं के साथ उनकी दोस्ती हुई। पहली बार हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। ये उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन था। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी सरकार से पूरा असहयोग करेंगे। असहयोग का मतलब था सरकारी नौकरी छोड़ना, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का त्याग करना और खादी अपनाना। ये आंदोलन बहुत तेजी से फैला। हजारों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया। गांधी जी ने चरखा और खादी को इस आंदोलन का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़े जलाओ और खुद खादी बुनो। ये स्वदेशी और स्वावलंबन दोनों का संदेश था। चरखे का ये आंदोलन बहुत प्रभावी रहा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर घर चरखा चलने लगा। विदेशी कपड़ों की होली चलाई जाने लगी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया। यहां पुलिस चौकी में आग लगाकर कई पुलिस वालों को जला दिया गया था। गांधी जी को लगा कि लोगों में अभी भी हिंसा की भावना है। इस फैसले से कई नेता नाराज हुए। उनको लगा कि जीत के करीब पहुंचकर आंदोलन रोकना गलत है, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर दृढ़ थे। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। पहली बात यह है कि नेतृत्व का मतलब है पहले समझना फिर काम करना। गांधी जी ने 1 साल भारत को समझने में लगाया। दूसरी सीख यह है कि असली मसले जमीनी स्तर पर होते हैं। शहरी नेता सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन असली काम गांव में होता है। तीसरी बात यह है कि आंदोलन में अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के आंदोलन हिंसक हो जाता है और अपना उद्देश्य भूल जाता है। चौथी सीख यह है कि गलती मानना और उससे सीखना बड़ी बात है। गांधी जी ने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि खुले तौर पर माना। अध्याय 8, असहयोग आंदोलन और जेल के अनुभव। दोस्तों, 1920 से 1922 तक का समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण दौर में से एक था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल गईं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश को जगाया और फिर अपनी जेल यात्राओं से क्या सीखा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक सोची समझी रणनीति के साथ हुई। गांधी जी ने समझ लिया था कि अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग पर ही टिका है। अगर ये सहयोग बंद कर दिया जाए तो सारा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। पहले चरण में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़े। माता पिता को यह बात समझाना बहुत मुश्किल था कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वाना सही है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि गुलामी की शिक्षा से तो अशिक्षित रहना ही बेहतर है। छात्रों के लिए राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थान इसी दौरान बने। यहाँ भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी और देशभक्ति की भावना भरी जाती थी। वकीलों ने भी बड़ी संख्या में अदालतों का बहिष्कार किया। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चितरंजन दास जैसे बड़े वकीलों ने अपनी मोटी कमाई छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। ये देखकर अंग्रेज न्यायाधीश परेशान हो गए, क्योंकि अदालतों में मुकदमे ही नहीं आ रहे थे। सरकारी नौकरियों का त्याग भी बड़े पैमाने पर हुआ। पुलिस वाले, क्लर्क, टीचर, यहां तक कि कुछ अफसर भी अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। सरकारी तंत्र की कमर टूटने लगी।
लेकिन सबसे प्रभावी था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। गांधी जी ने कहा, जब तक आप विदेशी कपड़े पहनेंगे तब तक अंग्रेज आपको गुलाम बनाए रखेंगे। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। महंगे सूट साड़ी जलाकर लोगों ने दिखाया कि आजादी उनके लिए पैसे से ज्यादा कीमती है। चरखा और खादी का आंदोलन जबरदस्त तरीके से फैला। गांधी जी खुद रोज चरखा चलाते और दूसरों को भी प्रेरित करते। उन्होंने कहा कि चरखा हमारी आर्थिक आजादी का प्रतीक है। घर घर चरखे की आवाज सुनाई देने लगी। महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। कस्तूरबा गांधी से लेकर सरोजनी नायडू तक हजारों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह पहली बार था जब भारतीय महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक आंदोलन में शामिल हुईं। गांव-गांव में सभाएं होने लगीं। किसान, मजदूर, व्यापारी सभी एक मंच पर आ गए। गांधी जी का संदेश था सरल, अंग्रेजों को हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। अगर हम सहयोग बंद कर दें तो वे यहां एक दिन भी नहीं टिक सकते। अंग्रेज सरकार घबरा गई। पहले तो उन्होंने लालच दिया, फिर धमकी दी। जब कुछ काम नहीं आया तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लेकिन जितने लोग जेल जाते उतने ही और लोग आंदोलन में शामिल हो जाते। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में एक दुखदाई घटना घटी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। ये खबर सुनकर गांधी जी का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी। बहुत से नेता इस फैसले से नाराज हुए। उनका कहना था कि जीत के करीब पहुंचकर आंदोलन रोकना गलत है। लेकिन गांधी जी अडिग थे। उन्होंने कहा कि अहिंसा हमारा मूल सिद्धांत है। अगर हिंसा होती है तो हमारा आंदोलन बेमतलब हो जाता है। उन्होंने 5 दिन का उपवास रखा और देश से माफी मांगी। 18 मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जज ने उनसे पूछा कि वे अपने अपराध को स्वीकार करते हैं या नहीं। गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं अपने कार्यों को अपराध नहीं मानता, लेकिन आपके कानून के अनुसार अगर ये अपराध है तो मैं दोषी हूं। जज ने 6 साल कैद की सजा सुनाई। गांधी जी मुस्कुराते हुए जेल चले गए। ये उनकी पहली लंबी जेल यात्रा थी, लेकिन आखिरी नहीं। यरवदा जेल में गांधी जी का जीवन बिल्कुल साधारण कैदी की तरह था। सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना करना, सफाई का काम करना, चरखा चलाना, पढ़ना लिखना और जल्दी सोना। उन्होंने जेल को तपस्या का स्थान बना लिया। जेल में उन्होंने बहुत पढ़ा, गीता पर गहरा अध्ययन किया, रूसी लेखक टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़ीं, कुरान और बाइबल का अध्ययन भी किया। उनका कहना था, जेल में मुझे सबसे अच्छी लाइब्रेरी मिली है। जेल के अंदर भी वे अपने सिद्धांतों पर अमल करते रहे। खाना सादा खाते, कभी-कभी उपवास भी रखते। जेल के दूसरे कैदियों से प्रेम से बात करते। कई बार जेलर भी उनसे प्रभावित हो जाते। एक बार जेल में उनकी अपेंडिक्स की बीमारी हुई, ऑपरेशन करना पड़ा। बीमारी के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि आंदोलन की चिंगारी अभी भी बाकी है। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने पाया कि हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आ गई है। खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाने के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। कई जगह दंगे हुए थे। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। पूरे देश में चिंता फैल गई। हिंदू मुस्लिम नेता दिल्ली में इकट्ठे हुए और एकता की शपथ ली। तब जाकर गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। इस पूरे दौर में गांधी जी ने सिखाया कि आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं होता, ये समाज के अंदर की बुराइयों के खिलाफ भी होता है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ भी काम शुरू किया। जेल के अनुभव से गांधी जी को यह भी समझ आया कि सत्याग्रही को कष्ट सहने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति आराम की जिंदगी का आदी है वो बड़े काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जेल हमारे लिए तीर्थ स्थान है, यहाँ हम अपनी आत्मा को निखारते हैं। इसीलिए बाद में जेल जाना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गर्व की बात बन गया। 1925 तक गांधी जी ने फैसला किया कि अब कुछ समय तक बड़े आंदोलन नहीं करने चाहिए। लोगों को अहिंसा की ट्रेनिंग देनी चाहिए, रचनात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने खादी, स्वच्छता, शिक्षा और अस्पृश्यता निवारण पर काम शुरू किया। इसे वे रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक राजनीतिक आजादी बेकार है। ये दौर गांधी जी के लिए तैयारी का समय था।
वे जानते थे कि अगला आंदोलन और भी बड़ा होगा। इसके लिए पूरे देश को तैयार करना जरूरी था। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। पहली बात यह है कि सफल आंदोलन वही होता है जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो। गांधी जी ने छात्र, किसान, मजदूर, महिला सभी को साथ लेकर चला। दूसरी सीख यह है कि सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी नुकसान हो। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के लिए जीत को भी त्याग दिया। तीसरी बात यह है कि नेता को जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। जेल सजा नहीं बल्कि तपस्या का स्थान है। चौथी सीख यह है कि आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक काम भी जरूरी है। सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलता, सकारात्मक विकल्प भी देना पड़ता है। अध्याय 9 व्यक्तित्व विकास की गहरी सीखें। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा सिर्फ एक राजनीतिक नेता की कहानी नहीं है। ये एक साधारण इंसान के महान बनने की यात्रा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी के जीवन से हम अपने व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनमोल सीखें ले सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है सच के साथ जीना। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा था। उनके लिए सत्य सिर्फ झूठ न बोलना नहीं था, बल्कि जीवन का हर काम सच्चाई के साथ करना था। बचपन में जब उन्होंने अपने भाई के दोस्त के लिए झूठा खत लिखा था, तो बाद में उन्होंने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया था। इससे उन्होंने सीखा कि सच कहना शुरू में कष्टकारी लगता है, लेकिन बाद में मन में शांति आती है। व्यवहारिक जिंदगी में सत्य का मतलब है अपनी गलतियों को मानना, दूसरों से माफी मांगना और हमेशा ईमानदारी से काम करना। आज के जमाने में जब लोग छोटे छोटे झूठ बोलना सामान्य समझते हैं, गांधी जी का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है निरंतर सुधार की भावना। गांधी जी कभी ये नहीं मानते थे कि वे पूर्ण हैं, हमेशा अपने अंदर सुधार की गुंजाइश देखते थे। 70 साल की उम्र में भी वे नई चीजें सीखने को तैयार रहते थे। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि शांति और धैर्य से बात करने पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। उनकी इस आदत से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने अंदर सुधार लाते रहना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरी अनमोल सीख है कष्ट सहने की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति कष्ट सह सकता है वही बड़े काम कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में तरह तरह के कष्ट सहे, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अपमान, मारपीट, लेकिन वे हर कष्ट को सीखने का मौका मानते थे। जेल में कड़ी मेहनत करने को मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का साधन मानते थे। उपवास को सजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता का तरीका समझते थे। आज के समय में जब लोग छोटी सी परेशानी से घबरा जाते हैं, गांधी जी का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मुश्किलों से डरता है वो जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। चौथी सीख है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। गांधी जी के पास कई मौके आए जब वे अपने सिद्धांत छोड़कर आसान रास्ता अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कठिन रास्ता चुना क्योंकि वह सही था। जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो सभी नेता कह रहे थे कि आंदोलन जारी रखना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के लिए पूरा आंदोलन रोक दिया। यह फैसला बहुत कष्टकारी था, लेकिन सही था। इससे हमें सीख मिलती है कि सिद्धांत हमेशा फायदे से ऊपर होने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों को पैसे या सुविधा के लिए बेच देता है, वो सच्ची खुशी नहीं पा सकता। पांचवी महत्वपूर्ण बात है सादा जीवन। गांधी जी ने अपनी जरूरतों को लगातार कम करते गए। जो चीजें पहले जरूरी लगती थीं, बाद में उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया था कि खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जरूरतों को कम करने में है। जितनी कम चीजों की जरूरत होगी, उतनी ज्यादा आजादी मिलेगी। आज के उपभोगवादी समाज में यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है। लोग समझते हैं कि ज्यादा चीजें खरीदने से खुशी मिलेगी, लेकिन गांधी जी ने साबित किया कि सच्ची खुशी सादगी में है। छठी सीख है दूसरों की सेवा करना। गांधी जी का मानना था कि इंसान का जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी।
वो कहते थे कि सबसे अच्छा तरीका अपने को खुश रखने का ये है कि दूसरों की मदद करो। जब वे किसी का काम करते तो उन्हें लगता था कि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं वे कभी सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकते। सेवा भावना से जिंदगी में अर्थ आता है। 7वीं बात है गुस्से पर काबू पाना। गांधी जी बचपन में बहुत गुस्सैल थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। उन्होंने समझ लिया कि गुस्सा आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई उनका अपमान करता या गलत बात कहता तो वे शांत रहते। उनका मानना था कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, इसलिए पहले मन को शांत करना, फिर सोच समझकर जवाब देना। 8वीं सीख है धैर्य रखना। गांधी जी जानते थे कि बड़े बदलाव में समय लगता है। वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे, धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से आगे बढ़ते थे। सत्याग्रह में भी वे महीनों तक धैर्य रखते थे। उनका मानना था कि अगर हमारा मकसद सही है तो देर सवेर सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। 9वीं बात है डर पर विजय पाना। बचपन में अंधेरे से डरने वाले गांधी जी ने अपने सभी डर पर काबू पाया। उन्होंने समझ लिया कि डर सिर्फ मन का खेल है। जब वे पहली बार जेल गए तो डरे नहीं बल्कि खुशी से गए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। 10वीं और आखिरी सीख है माफ करना। गांधी जी अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। जब मीर आलम ने उन पर हमला किया था तो उन्होंने उसे माफ कर दिया था। उनका मानना था कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, केवल प्रेम से नफरत का अंत हो सकता है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये 10 सीखें गांधी जी के जीवन से निकली हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है वो न सिर्फ सफल होता है बल्कि खुश भी रहता है। गांधी जी कहते थे, तुम वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। यही उनके व्यक्तित्व विकास का मूल मंत्र था। याद रखिए, गांधी जी भी एक दिन में महात्मा नहीं बने थे। उन्होंने भी धीरे धीरे एक एक कदम करके अपने आप को बदला था। आप भी ये कर सकते हैं। आज जब आप घर जाएं तो अपने परिवार को गांधी जी की ये कहानी सुनाइए। अपने दोस्तों के साथ इन सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। सोशल मीडिया पर गांधी जी के सुविचार शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखिए। मुझे बताइए कि गांधी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की चर्चा करते रहते हैं। अगली वीडियो में हम किसी और महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा लेकर आएंगे। आखिर में गांधी जी का एक प्रिय भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये भजन हमें याद दिलाता है कि सभी धर्मों में एक ही सच्चाई है, प्रेम, करुणा और सेवा। तो दोस्तों, आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। छोटे कदम उठाते हैं लेकिन पक्के कदम उठाते हैं, क्योंकि जैसा कि गांधी जी कहते थे, खुद वो बदलाव बनो जो तुम